नमस्कार, स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की। भारत इसका अध्यक्ष था। वर्चुअली आयोजित हुई इस बैठक में रूस और चीन समेत एससीओ सदस्य देश शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साझी लड़ाई करने, आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड न अपनाने और क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान का आह्वान सदस्य देशों से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ में सुधार के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे और अधिक व्यापक और सहयोगात्मक स्वरूप देने पर खास जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्यवाही की आवश्यकता है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ के भीतर सहयोग के 5 स्तंभ स्थापित किए: स्टार्टअप इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझी बौद्ध विरासत। पिछले 2 दशक से एससीओ पूरे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं और यह हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने ईरान के एससीओ परिवार के नए सदस्य के रूप में शामिल होने पर खुशी जताई और उन्होंने कहा कि एससीओ संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवाज बन सकता है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि एससीओ शिखर सम्मेलन में क्या रहे कुछ प्रमुख उपलब्धियां और भारत की अध्यक्षता में कैसे गठित हुए नए आयाम। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आप दोनों खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल बैठक में सभी सदस्य देशों ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक शांति और प्रगति के लिए आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया और सदस्य देशों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। सदस्य देशों ने कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार किया। साथ ही डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई। The leaders adopted the New Delhi Declaration and 2 thematic joint statements. One on cooperation in countering radicalization leading to separatism, extremism and terrorism, and the second one on cooperation in the field of digital transformation. Besides, the leaders also signed a total of 10 decisions, essentially a set of outcomes that are aimed at furthering the cooperation among the SCO member states, standing for security, economic development,
connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial integrity, and environmental protection. भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी भारत ने चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में समावेशी सरकार और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का समर्थन किया। भारत ने एससीओ में सुधार की बात कही। साथ ही मैंडारिन और रशियन भाषा की जगह आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी अपनाने पर भी चर्चा हुई। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। बैठक में तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में हिस्सा लिया और ईरान आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, अशोक सज्जनहार जी जो कि पूर्व राजदूत हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी। सज्जनहार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बगैर लाग लपेट के भारत ने स्पष्ट कहा एससीओ की सार्थकता, एससीओ का विस्तार, एससीओ की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड ना अपनाए जाएं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पोषित करने वाले देशों पर भी उनका साफ तरीके से उनकी आलोचना की जाए। कितना बगैर दो टूक तरीके से भारत ने अपना संदेश दिया और कितना महत्वपूर्ण एससीओ के लिहाज से? जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें एससीओ के चार्टर को, एससीओ के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें आर्टिकल 1 में सबसे ऊपर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करने के बारे में कहा गया है। उसमें एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है और जो सभी देश जो हैं वो मिलकर इस पर काम करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, एक एससीओ के तहत एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जिसको रैट्स कहा जाता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो मतलब ये सभी जो देश हैं वो मिलकर काम करेंगे जिससे कि आतंकवाद को बिल्कुल पनपने नहीं दिया जाए। परंतु अब हम देखते हैं जो यहां पर भारत के विरुद्ध क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है और जो आतंकी हैं उनको सेफ हेवन मिलता है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो वहां पर इनकी एक ये नीति बन गई है, पॉलिसी बन गई है, स्टेट पॉलिसी बन गई है, उसका इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो इसको विरुद्ध सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं जो सभी देश आतंकवाद से ग्रसित हैं, त्रसित हैं, पीड़ित हैं, और हम देख रहे हैं जो अफगानिस्तान में कितने ज्यादा आतंकी गुट हैं जिसका कि खतरा बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं तजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के साथ। तो हर जगह इनके जो आतंकी गुट हैं, हालांकि हम जानते हैं जो पाकिस्तान तो एक एपिसेंटर है आतंकवाद का, तो वहीं से आतंकवाद उपजता है, पनपता है, बड़ा होता है और देशों में जाता है। भारत में वहां से जाता है। तो इसीलिए ये संदेश देना अश्विनी जी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर भारत पाकिस्तान को जो नकाब है वो एकदम
खोलता आया है और पूरी दुनिया के सामने उसको एकदम पर्दाफाश करता रहा है। और मेरे विचार से जो पाकिस्तान की असलियत है वो पूरी दुनिया को मालूम चल गई है। और पाकिस्तान भी एक सदस्य देश के तौर पर प्रस्तुत था और राष्ट्रपति पुतिन ने साफ तरीके से भारत को इस सफल अध्यक्षीय आयोजन के लिए शुक्रिया तो कहा ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आतंकवाद के खिलाफ सब एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़ें। प्रोफेसर अंशु कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, अंशु जोशी जी, किस तरीके से जो बात कही गई, भारत ने, जैसा कि सज्जनहार साहब ने कहा, आर्टिकल 1 में ही एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई जाती है। दिल्ली डिक्लेरेशन का जो थीमेटिक बातें हैं उसमें साफ तरीके से दो चीजें शामिल की गई, एक तो ये आतंकवाद के खिलाफ इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उनके खिलाफ लड़ाई की बात, कोऑपरेशन की बात और डिजिटल कोऑपरेशन की बात। किस रूप में देखती हैं दिल्ली घोषणा पत्र को? दिल्ली डिक्लेरेशन को यदि हम देखें तो एससीओ के मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भारत ने प्रस्तुत किया है और अपनी सफल अध्यक्षता में बिना किसी लाग लपेट के आज पूरी दुनिया को जिन उद्देश्यों की आवश्यकता है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तो हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं और इसके लिए मिलेट्स को प्रोत्साहन देने की और आपसी साझा सहयोग की जो बात है वो दिल्ली डिक्लेरेशन में हमें देखने को मिलती है। और एससीओ के मंच से इस प्रकार की बात किया जाना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ हम चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों की उपस्थिति को देखते हैं। तो हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि न सिर्फ भारत, पूरे विश्व ने आतंकवाद का दंश झेला है और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मजबूत करने के लिए आतंकवादी संगठनों और विशेषकर टेरर फंडिंग के खिलाफ न सिर्फ इन सदस्य देशों को बल्कि पूरी दुनिया को साथ आकर काम करना चाहिए, तो वो एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु मुझे ये दिखाई पड़ता है कि चूंकि ईरान अब एससीओ का फुल मेंबर हो गया है, तो अब ईरान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है उसके चलते ईरान के साथ साझा सहयोग इस एरिया में किया जा सकता है, भारत के साथ बायलैटरल तौर पर, बाकी के सदस्य देशों के साथ भी, जिसमें कुछ संयुक्त अभियान चलाए जा सकते हैं, खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कुछ साझा प्रयास हो सकते हैं और अधिक समन्वित कार्रवाई हो सकती है। तो ईरान का एससीओ से पूरी तरह से जुड़ना, मैं जब हम आतंकवाद की लड़ाई को देखते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानती हूँ। हाँ, और बेहद महत्वपूर्ण योगदान भी आने वाले वर्षों में होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की अध्यक्षता में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की। अशोक सज्जनहार जी, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक दूसरी तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा क्षेत्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना जरूरी है। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर साफ तरीके से पड़ोसी पाकिस्तान को नसीहत या फिर सलाह, तो फिर एक विस्तारवादी सोच रखने वाली शक्ति को भी साफ तरीके से कहा जाना कि क्षेत्रीय संप्रभुता, फिर या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारी संप्रभुता से भी जुड़े हुए हैं या फिर क्षेत्रीय शांति की अस्थिरता कायम करने की स्थिति में भी, क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करने की स्थिति में भी होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाए जाने की जरूरत है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अश्विनी जी, क्योंकि इसमें जो इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चीन का, जिसको कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसमें जहां पर भी वो लेकर गया है, मध्य एशिया के देशों में लेकर गया है, परंतु जिससे हमको सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि बीआरआई में तो अब बहुत और सी मुश्किलात सामने आ गई हैं और देश भी देख रहे हैं, परंतु भारत के लिए जो सबसे ज्यादा इसमें मुश्किल आ गई है वो है जो इसका एक जो हिस्सा है जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है,
जो कि चीन से होता हुआ पाकिस्तान से वहां पर अरेबियन सी तक जाता है और ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है। वो जो भारत का हिस्सा है, भारत की कश्मीर का, जो कि अवैध रूप से पाकिस्तान ने उसको हड़पाया हुआ है, जो उसके कब्जे में है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसके थ्रू जाता है। और इसीलिए भारत ने ये बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कनेक्टिविटी तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो कनेक्टिविटी से न केवल व्यापार बढ़ता है परंतु पारस्परिक विश्वास भी और आगे बढ़ता है। तो इसलिए कनेक्टिविटी अच्छी बात है, परंतु जो और देश हैं उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका हनन नहीं करना चाहिए, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के ऊपर आघात नहीं करना चाहिए। ये मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट था, बिल्कुल सीधा था, चीन की तरफ था। जो और अब तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैं, जो कि और देशों में चल रहे हैं अश्विनी जी, तो उसमें अगर इतना वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की इतनी बात नहीं हो, परंतु बहुत सारे देश ये देख रहे हैं जो ये डेट ट्रैप में वो देश पड़ रहे हैं, वहां पर उनको कोई फायदा नहीं होता है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं होता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो ये सभी चीजें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा, और ये वार प्रहार सीधा चीन के ऊपर था, बिना चीन का नाम लिए हुए। जी प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जो थीम रखा था सिक्योर एससीओ, उसका भी क्लियर कट तरीके से था कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। साहब, भारत ने अध्यक्षीय सत्र के दौरान, अध्यक्षीय वर्ष के दौरान, इस पिछले 9 महीनों में साफ तरीके से सिक्योर एससीओ की बात बुलंद की थी। ये कितना आगे जाकर सिक्योर करता है? क्योंकि जो भी आउटकम्स आए, या दिल्ली डिक्लेरेशन में कम से कम आतंकवाद पर तो एक सहमति बनती दिख रही है, चाहे वो सैद्धांतिक तौर पर ही हो, लेकिन एससीओ को सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, ये जो तमाम उद्देश्य हैं जिनकी बात आज भारत एससीओ के अध्यक्ष के रूप में सिक्योर के माध्यम से कर रहा है, जो संदेश दे रहा है, वो सभी उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम एससीओ के चार्टर को देखते हैं, या हम बीते सालों में एससीओ के माध्यम से क्या काम किए गए हैं, जब उन तमाम कामों को देखते हैं, तो आपस के आर्थिक संबंधों को मजबूत करना हो, चाहे व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने की बात हो, चाहे रीजनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे ग्लोबल सिक्योरिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, ये तमाम उद्देश्य एससीओ के मंच से बार बार ग्रहण भी किए जाते रहे हैं और इस पर काम भी होता आया है। तो भारत इन सभी उद्देश्यों को इकट्ठा करके और एक अपना चार्टर बना करके, और जो सदस्य देशों से को एक संदेश दे रहा है, वो ये संदेश दे रहा है कि एक तो एससीओ को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, नए सदस्य जो इसमें जुड़ना चाहते हैं उन्हें इससे जोड़ा जाए, एससीओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको और व्यापक किया जाए, और जब रीजनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो ग्लोबल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए की जाए, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात भारत कर रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जैसा कि एम्बेसडर सज्जनहार ने भी अभी समझाया, किस तरह से ये सीधे सीधे चीन की ओर संदेश है, पाकिस्तान जैसे देशों की ओर संदेश, जो भारत के खिलाफ बार बार षड्यंत्र करते हैं और बार बार भारत की टेरिटोरी पर आक्रमण करने के प्रयास करते हैं। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें।
स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं भारत की अध्यक्षता में हुई एससीओ शिखर सम्मेलन की और इसकी उपलब्धियों की। अशोक सज्जनहार जी, अगर देखें तो 5 इनिशिएटिव्स अडॉप्ट किए गए कहीं ना कहीं, उसमें जो प्रमोशन ऑफ डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने की बात हो, या फिर एमर्जिंग फ्यूल की बात हो, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात हो, डीकार्बनाइजेशन, और साथ ही साथ अपनी तरह के पहली बार डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन सिस्टम जो है, इससे संबंधित चीजें हों। किस रूप में देखते हैं कि भारत ने जो 134 से ज़्यादा बैठकें की, मिनिस्टीरियल बैठकें की, उन सब के आगे का ये रोड मैप जो भारत की मेहनत से जो अभी तैयार हुए हैं, ये किस तरीके से सदस्य देशों को आगे ले जाने में मददगार होंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 134 से ज्यादा मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुए, इसमें 14 से ज्यादा हमने मिनिस्टीरियल मीटिंग्स की। और इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही, वो उन्होंने कहा जो हमने अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं और डायलॉग पार्टनर्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए हमने किया है। और बहुत से और शहरों में, जैसे काशी में और ये सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला है, उसमें भी हमने सभी को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है। जो आपने ये 5 एरियाज बताए हैं अश्विनी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि भारत की स्ट्रेंथ है, भारत को एक महाप्रभुता इसमें हासिल है। जो हम इसका हमने अपने यहां पर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, उसमें देखा जाए तो भारत एकमात्र G20 का देश है जिसने कि अपनी पेरिस अकॉर्ड की कमिटमेंट्स को पूरा किया है जी। फिर जैसे आपने बताया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर DPI जी, उसको भी हमने यहां पर इतना इंप्लीमेंट किया है भारत में, जो करीब 46% पूरे दुनिया के, पूरे विश्व की जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भारत में होती हैं। तो ये डिजिटल पेमेंट के लिए ये हम, क्योंकि ये एफिशिएंट है, ये व्यापार में भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो सकता है और ये बिल्कुल सेफ है, तो इसीलिए ये वाली जो हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं वो हम शेयर कर सकते हैं एससीओ के मेंबर कंट्रीज के साथ, उनको भी फायदा होगा। और ये वाली ऐसी बहुत से हमने नए कदम उठाए हैं। 2 हमने नए वर्किंग ग्रुप्स भी इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे आपने कहा, एक स्टार्टअप्स और इनोवेशन का और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का, और इसके ऊपर काम किया जाएगा जिससे कि सभी सदस्यों को बहुत ही लाभ होने वाला है आगे चलते हुए वर्षों में। जी, चलते चलते आखिरी सवाल प्रोफेसर अंशु जी आपसे। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत ने चिंता व्यक्त की, साथ ही कहा कि समावेशी सरकार, स्थिर सरकार, शांतिपूर्ण अफगानिस्तान और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सब हमारे मुख्य फोकस है। बहुत सारी सीमाएं सदस्य देशों की अफगानिस्तान से मिलती हैं। चाबहार का भी जिक्र हुआ कि हमारे संबंध, ईरान का स्वागत करते हुए कहा गया कि हम बेहतर कर पाएंगे चाबहार से भी व्यापार। किस रूप में देखती हैं इन तथ्यों को? हम समग्र रूप में यदि देखें तो जब अफगानिस्तान की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से फिर चीन और पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं, बिना इन देशों का नाम लिए। क्योंकि हम सभी ने देखा कि जब तालिबान ने तलवार की नोक पर अफगानिस्तान में अपनी सरकार स्थापित की तो चीन और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तालिबान को समर्थन हासिल था। हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरह से चीन ने एक बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान तालिबानी सरकार को किया, और निश्चित तौर पर इस प्रकार के जब चीन कदम उठाता है तो उसका प्रभाव ऐसे आतंकवादी संगठनों को और अधिक शक्तिशाली बनाने में होता है। और इसीलिए अफगानिस्तान की बात उठाकर, क्योंकि जब हम आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम ऐसे देशों का भी नाम लेंगे जहां पर आतंकवादी संगठन फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की बात की। और ईरान को जब हम एक नए सदस्य के रूप में देखते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर के एससीओ में एक नया डायनामिक एंगल मुझे दिखाई पड़ता है, भारत के साथ बायलैटरल लेवल पर भी और एससीओ के मंच पे मल्टीलैटरल लेवल पर भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जी और साथ ही साथ अशोक सज्जनहार साहब हमसे जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए। स्पष्ट तरीके से बिना लाग लपेट के भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। साथ ही साथ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, साथ ही साथ सॉवरेन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इस रूप में भी हो, संप्रभुता का सम्मान किया जाए, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ी जाए और शांतिपूर्ण इस क्षेत्रीय यूरेशिया के पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की नई बयार बहाई जाए। यही
प्रमुख निष्कर्ष रहे भारत की अध्यक्षता में हुए शंघाई सहयोग संगठन के। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 8:30